मतलब इंडिया के सामने तो खैर वो कंपेयर करना भी इंडिया की बेइज्जती करने वाली बात है। अगर पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर करेंगे तो पाकिस्तान का तो बाप इंडिया पहले से ही रहा है और आगे भी रहेगा हमेशा। अरे आम हो या खास हो, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी लाने बस। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये स्वार्थ जोड़ो यात्रा, परिवार जोड़ो यात्रा। जो परिवार उनका टूट रहा है उसको परिवार को जोड़ने वाली यात्रा थी। काहेला शिव शक्ति नाम रख दिए हैं? आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रख देते। अब जय बजरंग बली के नाम पर आप वोट मांगने जाइएगा तो जनता तो हिंदुत्व कार्ड फेल हो गया है क्या? बिल्कुल फेल है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत प्रेस। हम हैं राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के बीचों बीच, और आप यहां पे देख सकते हैं कि लोग आगे पीछे इधर उधर घूमते हुए अपनी चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। और हम लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आने वाला 2024 के चुनाव में क्या अहम मुद्दे रहेंगे, महंगाई का क्या प्रभाव रहेगा, क्या किचन का बजट बिगड़ा है, या किस ढंग से वो सोच रहे हैं आने वाले 2024 को चुनाव को लेकर के। और खास करके बात करने की कोशिश करेंगे युवाओं के साथ भी। और अभी अभी हमारा चंद्रयान 3 चांद की सतह पे लैंड किया है, दक्षिणी ध्रुव पे। उस पे भी लोगों को बधाइयां देंगे, लोगों से बधाइयां लेंगे और उनके मन में क्या है और चांद को किस ढंग से देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन को किस ढंग से देख रहे हैं, इस पे बातचीत करेंगे लोगों के साथ। पहले तो आप अपना नाम बता दें। अरुण कुमार झा। अरुण कुमार झा जी, 2024 में चुनाव आने वाला है, कैसा सोचते हैं? मोदी जी दोबारा आएंगे वापस? दोबारा तो आ चुके हैं, अब तो त्योहारे की बात हो रही है तो हाँ आना ठीक है। देखिए, आना अगर नहीं भी हम कहेंगे कि आना चाहिए, फिर भी जो उनकी सोच है, जो उनकी क्षमता है, जो उनमें जो संगठित करने का प्रयास है सबके साथ, वो भी विपक्ष में दिखाई नहीं दे रहा है। इंडिया में दिखाई नहीं दे रहा। इंडिया में, हाँ, इंडिया में जो ये होता है, एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। ये इंडिया में वो तो इंडिया तो खैर उसको तो समझिए हंसी मजाक का चीज है। आप मूलतः रहने वाले बिहार के हैं? हम बिहार के हैं, समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर से हैं। तो नीतीश जी इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत बेजोड़ गठबंधन तैयार करने की कोशिश हो रही है। कहना जो जिस काम को लेके चला है, जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है तब तो यही बात कहेंगे कि हम इंडिया को संगठित किए हैं, 26 पार्टी को एकजुट किए हैं। और उसका असर जो इस बार का जो विधानसभा का चुनाव होगा ना 2023 में, उसमें पता चल जाएगा इनका गठबंधन जमीन पर कितना है। मतलब 4 राज्यों के चुनाव सेमीफाइनल हो जाएंगे लोकसभा के पहले। जैसे कर्नाटक में मोदी जी गए, जय बजरंग बली करके अपना सत्यानाश कर लिए, तो इसका असर पड़ता है। देखिए, हर चीज को हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए। अब जय बजरंग बली के नाम पर आप वोट मांगने जाइएगा तो जनता तो हिंदुत्व कार्ड फेल हो गया है क्या? बिल्कुल फेल है। अब कोई कार्ड उठ नहीं चलता है। अब कार्ड इतने चलता है कि हमारी मजबूरी है कि वोट देना है, ये भी एक मजबूरी है। अब मजबूरी क्यों है? लोकतंत्र मजबूरी इसीलिए है लोकतंत्र में कि हम तो वोट देंगे कैंडिडेट को ना, जो हमारे क्षेत्र में जो टिकट लेके आएगा, कोई बाहरी आएगा कि अच्छा आदमी है कि लोकल है, ये भी देखना जरूरी है। तो अब संघीय ढांचा जो हमारे देश का बना हुआ है, इसके तहत हम तो 543 लोकसभा के सदस्य प्रतिनिधि चुनते हैं। हाँ। हम प्रधानमंत्री कहाँ चुनते हैं? प्रधानमंत्री कहाँ चुनते हैं? लेकिन वही बात न है, लेकिन प्रधानमंत्री तो हम नहीं चुनते हैं जी। तो फिर आप पूछते कि 24 में आप किसको देखना चाहते हैं, कौन आपका नेता होगा, ये सब तो पूछना ही बेकार है। अब पूछ रहे, मैंने ये मोदी जी रिपीट करेंगे कि नहीं, ये मोदी जी रिपीट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो जब 2023 खत्म होगा तब पूछिएगा। आप ये क्यों नहीं पूछते हैं कि 23 में जो 4 या 5 राज्य का चुनाव होने वाला है, वहाँ जय बजरंग बली कहेंगे कि छोड़ देंगे? अगर ये जय बजरंग बली कहेंगे तो 4 स्टेट में हार जाएंगे। इनको काम बताना चाहिए कि हमने चुनाव घोषणा पत्र में क्या कहे थे कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ को रोजगार देंगे, बोले थे ना जी। हैं? अगर कहते हैं कि रोजगार का मतलब हम सरकारी नौकरी नहीं बोले थे, अब बता रहे हैं, तो लोग तो सोचा कि हमको रोजगार मिलेगा। तो यहाँ तो जो अनपढ़ गंवार जाहिल होता है ना, वही जनप्रतिनिधि होता है। आप हमको ये बता दीजिए, जनप्रतिनिधि बनने के लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत है? बोलिए, नहीं है।
तो पढ़ लिख के आप क्या कीजिएगा? एगो कोई नौकरी कीजिएगा, 5 आदमी का परिवार चलाइएगा, 60 में रिटायर कीजिएगा, कोना दाब के बैठिएगा, परिवार में आपकी फजीहत होगी। वो पैसा मांगेगा, पैसा पेंशन की केल हो। तो महंगाई मुद्दा रहेगा इस सरकार। महंगाई मुद्दा रहेगा, किसके लिए रहेगा? अब 10% के पास में लाखों का महीना मिलता है, सबसे महंगा सामान उसके लिए सस्ते है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए महंगाई है। वो न मोबाइल रिचार्ज करा सकता है, न गैस ले सकता है, न वो टीवी रिचार्ज कर सकता है, न आने जाने का खर्चा नहीं। ये किसके लिए है? जिसको कम से कम 1 लाख का महीना हो। है यहाँ तो मुद्दा तो है, लेकिन मुद्दा को भजाने का तरीका होना चाहिए। जैसे कर्नाटक में जय बजरंग बली कह के चुनाव हारे हैं, ये चीज हमारे दिमाग में बैठा हुआ है। अगर इस बार के स्टेट चुनाव में अगर जय बजरंग बली या शिव शक्ति हम नाम रख दिए, काहेला शिव शक्ति नाम रख दिए? आप एपीजे अब्दुल कलाम का नाम रख देते, किसी वैज्ञानिक का नाम रखते जो अब नहीं रहे। नाम उसका रखा जाता है जो धरती पर नहीं है। तो ये शिव शक्ति करके हिंदू कार्ड फेंक रहे हैं, भजा रहे हैं भजा रहे हैं। अभी कहते सावन का महीना है, इससे इनका माइनस में जाएंगे। जैसे कर्नाटक में माइनस में गए थे ना। तो क्या वोटों का ध्रुवीकरण इस बार धर्म के नाम पे नहीं हो पाएगा? चुनाव होने दीजिए, हम 24 की बात 24 में करेंगे। अच्छा, तो अगर 23 के चुनाव पे आते हैं, हाँ। मध्य प्रदेश मोदी जी कह रहे हैं रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और शिवराज सिंह चौहान भी रेवड़ियां बांटने में लगे हुए हैं। महिलाओं को 3000 रुपए प्रति माह का वादा कर रहे हैं, 1000 की किस्त दी जा चुकी वही है। बुझिए, जब उनके मामा जी रेवड़ी भगना भगनी को दे रहे हैं, उसको तो इनको रोकने का क्षमता नहीं है। तो दूसरे पार्टी का नाम काहे ले रहे हैं? ये बहुत छोटा छोटा बात करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। अगर ही कहते कि पार्टी रेवड़िया बांटती है, तब तो मध्य प्रदेश में इनको एक सीट होना चाहिए मामा जी के चलते। बोलिए हाँ कि नहीं? अगर रेवड़ी बांटना इनके तरफ से कि नहीं बांटना चाहिए, मामा जी बांट रहे हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे भी करते हैं। और वही थोड़ा ऐसे कर दिया राहुल गांधी, वो बर्फी बांट रहे हैं। सुन रहे हैं भाई साहब इधर आ जाइए। वो बर्फी इसी सब मध्य प्रदेश में बर्फी बांटी जा रही है। बर्फी बांटी जा रही है। रेवड़ी नहीं बांट रहे हम। और दिल्ली में क्या बर्फी तो और महंगी है। है? बर्फी तो और महंगी है। महंगी है लेकिन फायदेमंद तो है। महंगाई है, बर्फी खाने से शुगर हो सकती है जनता को। शुगर फ्री खाइए, शुगर फ्री खाएं, लेकिन किसी भी हालत में रेवड़ी या बर्फी खाते रहे। रेवड़ी मत खाइए। रेवड़ी नुकसान होता है, नुकसान होता है। रेवड़ी नुकसान होता है, बताइए, समझाइए जरा, हम भी समझेंगे। रेवड़ी में मैदा होता है और मैदा मिलावटी चीजों से बनता है। मिलावटी चीजों से बनता है, जैसे इंडिया बना हुआ है मिलावटी चीजों। अरे इंडिया हम कहाँ बोलते हैं, हम तो भारत बोलते हैं। नहीं, ये वाला इंडिया नहीं, राहुल गांधी वाला इंडिया। हाँ, राहुल गांधी वाला इंडिया ही बोल रहे हैं हम। हाँ, तो इंडिया इंडिया बोलना जरूरी है, भारत बोलिए। अब उस पहले भारतीय संविधान के पहले मतलब अनुच्छेद में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत। तो भारत बोलने में क्या दिक्कत है? हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। हाँ, इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, हाँ। जो तो जब पप्पू उसका- वाला। हाँ, आप पप्पू बोले हैं, कुछ भी बोले, ये आपका हाँ। विचार है, हाँ जी, राय है, आपकी जी। स्वतंत्रता है। जी, मैं जी। उसमें हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जी जी, मैंने हम नहीं बोल रहे, पब्लिक बोल रही है। पब्लिक बोल रही अब जब पब्लिक बोल रही है तो भाई मेजोरिटी होगी तो हम भी बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? तो क्या भारत जोड़ो यात्रा से कोई छवि सुधरी है या नहीं सुधरी है? भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो रही है, ये नहीं हुई थी। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, ये स्वार्थ जोड़ो यात्रा, परिवार जोड़ो यात्रा। जो परिवार उनका टूट रहा है, उसको परिवार को जोड़ने वाली यात्रा थी। परिवार कैसे जुट गया, ये समझाएं जरा। आप शुरू से देखते आ नहीं रहे हैं, 70 सालों में किसने राज किया देश पर? परिवार ने राज किया ना। अभी भी चेहरा नहीं है इनके पास, अभी परिवार के ही लोगों को ये चेहरा बनाने पे लगे हुए हैं। राजनीतिक शास्त्र के छात्र या जानकार होने के नाते हम लोग इस बात को समझते हैं, हम भी कि हम राजनीतिक लोग शास्त्र के साथ हैं। 543 या 45 जो लोग हैं, हम उनको चुनते हैं, प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हम हाँ, लोग सांसद लोकसभा में। प्रतिनिधियों को चुनते हैं। हाँ। हम लोग ऐसा तो नहीं है कि हम लोग प्रधानमंत्री को चुनते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप को चुना जाता है, जो बाइडेन को चुना जाता है। वैसा तो लोकतंत्र हमारे देश की कल्पना नहीं है। नहीं है तो चेहरा क्यों जरूरी लेकिन है? चेहरा तो देश के लोगों को, मतलब हमारे प्रधानमंत्री, देखिए मेन लीडर तो वही होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन देश के लोगों को ये तो पता होना चाहिए कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होने वाला है। पप्पू को बना दीजिएगा प्रधानमंत्री आप,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो बोल रहा है कि गारंटी देता हूँ कि 2024 में भाजपा को हटा दूंगा, गारंटी दे देगा वो वोट दे देगा जाकर क्या? उसके वोट देने से प्रधानमंत्री बन जाएगा, सरकार बदल जाएगी क्या? एकदम सही बात आप बोल रहे हैं। जनता ही चुनेगी, जनता की सरकार बनती है। हाँ। सरकार जनता की होती है। हमारा काम मानना तो है नहीं भाई साहब। हाँ। हम मानने के लिए नहीं, आप लोग रिसर्च कर लीजिए, आप ग्राउंड पे जाइए, ग्राउंड जैसे आए हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य क्या है? सवाल पूछना। हाँ। हम पूछेंगे, पूछिए बिल्कुल। चाहे अंतिम सांस हो जाए। जिस कार्य को करने के लिए हम यहाँ आए फिर हैं। ईवीएम का बहाना होगा कि ईवीएम में घोटाला हो गया, ईवीएम मशीन हैक कर लिया गया। ये आप कांग्रेस को बोलिएगा, ये पत्रकार बंधु को नहीं ना बोलिएगा। नहीं। हाँ। तो अभी तक तो आवाज पहुंचाएंगे ना, आप ही तो आवाज पहुंचाओगे ना। आवाज, आपकी आवाज तो पहुंचा रहे हैं, आपकी आवाज भी हम पहुंचा रहे हैं। आइए आपसे भी आवाज बात पहुंचते हैं। सरकार दोबारा आएगी, 100% आएगी। आ गई है, आ गई है। भाई कांग्रेस पार्टी कहती है राक्षस है जो बीजेपी के वोट देते हैं, तो भैया हम तो राक्षस है, हम तो कांग्रेस को वोट देंगे नहीं। दिल्ली में तो आम आदमी को जम के वोट, अरे आम हो या खास हो, हमें प्रधानमंत्री मोदी जी लाने बस। प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद योगी बाबा, बुलडोजर बाबा है, उसके बाद अहमद मिश्रा चाहिए। ठीक है, हमारे पास 3 बढ़िया खड़ी है इस टाइम 2020 की। अच्छा, 3 काम बताइए। 3 काम मैं पूरी दिन गिनवा दूंगा पूरा। वैसी बात नहीं करनी है, हम लोग प्रेम मोहब्बत की बात। प्रेम मोहब्बत वाली बात। आज मोदी जी का डंका पूरा वर्ल्ड बजा रहा है। ठीक है, जहां जाते पैर पकड़ते लोग। वैक्सीन दी, कोरोना काल के अंदर यही कांग्रेस पार्टी ने जमीनी हित के ऊपर काम करा होता, हम लोगों को समझा होता, तो हम भी कांग्रेस पार्टी को कोई महत्व देते। आपने 3 बोले थे, 6 गिनवा दिए काम। ठीक है, जिन भाई सुनो, जिन हवाई जहाजों पे कांग्रेस पार्टी केक काटा करती थी, उन हवाई जहाजों में मोदी जी ने वैक्सीन भेजी। ठीक है, ट्रेन एक से एक अच्छी चल रही है, एक्सप्रेस हाईवे अच्छे बन गए, और क्या लेंगे यार? का असर है कुछ भी नहीं है। हम आलू टमाटर प्याज के लिए, इनके पास एक ही मुद्दा है, सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। हमारी इनकम भी तो बढ़ी। वो असर है, कुछ दिन में ठीक हो जब हमारे 200 रुपए दिहाड़ी थी, सिलेंडर जब 400 रुपए का था, आज हम 4000 रुपए रोज कमाते हैं, 1100 रुपए सिलेंडर नहीं अफोर्ड कर सकते। तो बेरोजगारी कोई कुछ भी नहीं है भाई, हम आलू टमाटर जारी है, कुछ बोलो उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। ऐसी बात नहीं है कि कमी नहीं है, कमी है, उसको धीरे धीरे सुधार होगा। मोदी जी ने जो है चांद तक पहुंचा दिया, योगी जी सूरज तक पहुंचाएंगे। चांद तक पहुंचा दिया, योगी जी सूरज तक पहुंचाएंगे। बहुत सही बात बोल रहा है। और देश की तरक्की होनी चाहिए, और प्रधानमंत्री कोई भी हो, लोकतंत्र आगे बढ़ते आज से रहे। पहले 2014 से पहले हम लोगों को बोला जाता था हिंदुस्तान एक सपेरों का देश है, टोनेबाजों का देश है, टोना चलता है, सपेरे हैं, सांप पकड़ने वाले, ये वो। आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है हिंदुस्तान को। वो कितनी बड़ी जीत थी जब यूक्रेन के अंदर झगड़ा हुआ, तो पाकिस्तान के बच्चे हिंदुस्तान का झंडा ओढ़ के वहां से निकले। कितनी बड़ी गर्व की बात है कि हमारा नाम लेके एक दुश्मन के देश के बच्चे निकल रहे हैं। तो इससे मोदी बड़ी जी का सबसे बड़ा काम यह हुआ है कि राष्ट्र स्तर पर जो है मजबूती मिली है, सबसे बड़ा काम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर, वैश्विक स्तर पर वैश्विक स्तर, ठीक, मजबूती मिली है। दूसरा काम यह हुआ है कि जो भी मतलब शौचालय का निर्माण हुआ, पहले जो है खुले में शौच करना पड़ता था ग्रामीण दूर दराज इलाकों में, अब मतलब शौचालय का निर्माण कर दिया गया है। कमीशन खोरी पहले होती थी शौचालय में, अब कमीशन खोरी नहीं हो रही है। तो 2024 के लिए अहम मुद्दे कौन कौन से रहेंगे आप लोग? देखिए, पहले तो जनवरी में पहले रामलला का मंदिर का निर्माण जो पूर्ण हो जाएगा, तो सबसे बड़ा मतलब धर्म के साथ विकास हो रहा है। देखिए, विकास में थोड़ी मतलब धीमी है, हम ये कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई कुछ बात में हम लोग ऐसे नहीं होता कि मतलब कुछ भी बोलते जाए, वैसे नहीं। धर्म के साथ विकास का काम करने की जो काम कर रही है, ये मोदी सरकार कर रही है। धर्म के साथ विकास, पहले धर्म का उतना विकास मतलब नहीं होता था। पहले मंदिर कहाँ था, वहां पे क्यों नहीं मंदिर बनवा दिए? देखिए, एक हमारा स्टेट ही ऐसा है इंडिया, जो कि वर्ल्ड में हिंदू रिलीजियस को मतलब फॉलो करता है। संस्कार है, अभी संस्कार बचा हुआ भारत में, ऐसी बात नहीं है जी। तो धर्म के साथ विकास, फिर तीसरी बार मोदी सरकार। अभी कुछ दिन पहले एक उड़ती उड़ती खबर आ रही थी, चल भी रही थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर कि सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन सरकार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं, शायद क्योंकि मानसून सत्र में बिल तो लाया नहीं गया। तो इसके पे क्या कहना है कि अगली बार चाहेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल बिल्कुल लागू होना चाहिए, एक समान अधिकार सबका होना चाहिए, सबको मतलब सबके बीच में समानताएं होनी चाहिए। बिल्कुल इस प्रकार का अधिकार एकदम सही है, एकदम योजना बढ़िया है। चंद्रयान 3 पहुंच चुका है चांद की सतह पे, दक्षिणी ध्रुव पे। इस पे पाकिस्तानियों का बड़ा अजब अजब रिएक्शन सामने आ रहा है, इसके ऊपर कुछ कहें? देखिए, पाकिस्तानियों की तो हालत सबको पता ही है, पूरी विश्व में क्या उनका रुतबा है या क्या उनकी औकात। मतलब इंडिया के सामने तो खैर वो कंपेयर करना भी इंडिया की बेइज्जती करने वाली बात है, अगर पाकिस्तान से इंडिया को कंपेयर करें तो।
पाकिस्तान का तो बाप इंडिया पहले से ही रहा है और आगे भी रहेगा ये हमेशा। ये भी नहीं कि कोई अभी पाकिस्तान में ऐसी हालत आ गई हो। जब से देश आजाद हुआ, भारत हमेशा गतिविधि तरीके से आगे बढ़ता रहा और पाकिस्तान ने अपने धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी दी। इस वजह से आज उसकी स्थिति ये है। यदि वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर ध्यान लगाता तो वो भी कहीं थोड़ा आसपास खड़ा होता इंडिया के। आसपास भी नहीं है, नहीं, कहीं नहीं है, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। नो कंपैरिजन एट ऑल। मतलब कटोरा खान सही कह रहे हैं। बिल्कुल कटोरा खान ही है ही क्या? वहाँ पे भूखमरी है। वहाँ हमारे देश जा रहा है चांद पे, वो आज भी लाइनों में लगे। उसके प्रधानमंत्री ट्वीट, जिस दिन हमारे देश चंद्रयान चांद पे पहुंचा, उनके प्रधानमंत्री ट्वीट करके कह रहे कि देखो जी चावल मिल रहे हैं, गरीबों को गेहूं मिल रहे हैं। तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये इस पे तो चर्चा भी करना। एक चांद पे जाने की बात कर रहा है तो दूसरे अपने रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा है। वो अब तक रोटी कपड़ा मकान पे, आज भी आजादी के 70 साल बाद भी साथ दोनों आजाद हुए देश, तब भी उसकी स्थिति क्या है और अपनी हमारी। लेकिन कहते हैं भारत में भी गरीबी बहुत ज्यादा। नहीं, देखिए भारत में गरीबी है, ऐसी बात नहीं है, पर सरकार, इस मौजूदा सरकार को थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि मिडिल क्लास पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मिडिल क्लास तबका जो है इस सरकार में, वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सरकार की तरफ से मिडिल क्लास लोगों के लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई ऐसी योजनाएं नहीं है जिससे वो अपने आप को विकसित कर सके, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सके, अच्छा अपनी जीवन काट सके। तो महंगाई ज्यादा है, धर्म मुद्दा रहेगा, या 2024 में कौन सा मुद्दा काम करेगा भाजपा के हाथ देखिए में? मुद्दे बहुत सारे हैं, वो डिपेंड करेगा अलग अलग पार्टियों पे। मौजूदा सरकार धर्म के मुद्दे को ज्यादा हवा देगी, विपक्षी सरकार है बेरोजगारी और महंगाई को ज्यादा हवा देगी। अब वो जनता को सोचना है कि धर्म से उनका पेट भरा जाएगा या फिर बेरोजगारी और महंगाई से उनका पेट भरा जाएगा। धर्म से पेट भरा नहीं जा सकता, ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए ना, आप धर्म से अपना घर थोड़ा ना चला सकते हो। धार्मिक इच्छा आपकी राजनीति से तो लेना देना कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर मैं हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को मान रहा हूँ तो वो मेरा पर्सनल पॉइंट है। मैं घर में पूजा करूँ, 4 बार करूँ, 5 बार करूँ, उससे मेरी पॉलिटिक्स में या फिर मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में, मेरे देश पे क्या असर पड़ेगा, क्या डेवलपमेंट होगी, वो तो धर्म का और पॉलिटिक्स का तो कोई मेल होना ही नहीं चाहिए। तो युवा क्या सोच रहा है इस बार 2024 के चुनाव को लेकर? युवा देखो, ये बात अगर मैं कहूँ तो नरेंद्र मोदी जी से 10 साल में जो कार्यकाल दिया नरेंद्र मोदी जी का, लोगों को बहुत आस थी, उम्मीदें थी, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत कमी सरकार में रही है। युवा कहीं 4-4 साल, 5-5 साल तैयारी करने के बावजूद भी कभी पेपर लीक हो रहे हैं, कभी वैकेंसी नहीं निकल रही। वैकेंसी निकल रही है तो 4 साल बाद, 5 साल बाद उसका रिजल्ट आ रहा है, तो युवा परेशान है। पर यदि देखा जाए, जो मीडिया और सोशल मीडिया में जिस तरह की एक हवा बनाने की कोशिश की जा रही है मौजूदा सरकार के लिए, उससे अगर युवा बहक रहा तो वो आज नहीं तो कल युवा कुछ ना कुछ समझेगा जरूर। मतलब नौकरियां एक मुद्दा रहने वाली है युवाओं के लिए। बिल्कुल रहेगी। आप 30 साल की उम्र, 32 साल की उम्र होगी, घर वाले को भी बोझ लगने लगे अगर आप घर पे बिना नौकरी करते हुए, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीड़ित महसूस करता है युवा। और महंगाई का क्या हाल चाल है? महंगाई तो खैर बहुत है। जो गरीब आदमी है, मिडिल क्लास है, उसकी रसोई कम हो चुकी है। जो हर चीज में देख लो आप, डबल ट्रिपल रेट हो चुके हैं पिछली सरकारों से और अब सरकारों से। या तो आमदनी भी बढ़ रही है उस हिसाब से, बेरोजगारी हो चुकी और महंगाई बढ़ चुकी, तो ये जो डिफ्लेमेशन हो रहा है, महंगाई ज्यादा और बेरोजगारी ज्यादा, ये कहीं ना कहीं प्रभावित कर रहा है। मतलब आमदनी कम गई है, महंगाई बढ़ रही है, या आमदनी कुछ बढ़ी है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी? बिल्कुल, आमदनी कुछ बढ़ी है और महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ये 2-3 मुद्दे जो अहम रहेंगे और आप लोग देखते हुए इसको वोट करने वाले? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से करने वाले नहीं है, मैं तो कहूँ पूरे देश को करना चाहिए। अब 10 साल दे दिए, धर्म के नाम पे भी वोट कर दिया, हर चीज के नाम पे वोट दे दिया, ठीक है, ये चीजें छोटे टाइम के लिए बहुत अच्छी लगती हैं, पर अब अपने आप को, अपने परिवार के, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए सोच करके अब डेवलपमेंट के नाम पे वोट हो। और मैं तो सारी पार्टियों को कहूंगा, अगर वोट मांगनी है तो सिर्फ डेवलपमेंट के नाम पे मांगे। डेवलपमेंट के नाम पे वोट होना चाहिए, ये कहना है आपका। तो ये अभी जो विपक्षी गठबंधन है इंडिया का, जिसमें 26-27 दलें हैं और बहुत मजबूती से खड़ा हुआ नजर आ रहा है, आंकड़ों के लहजे से मैं कह रहा हूँ, मेरा कोई व्यक्तिगत राय नहीं है इस पर, मैं आंकड़ों के लहजे से कह रहा हूँ कि बहुत मजबूत नजर आ रहा है। क्या ये आंकड़े संगठित रह पाएंगे अगले चुनाव तक? नहीं, देखिए, अगर यदि इंडिया गठबंधन ने ये ठान लिया है कि नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता से हटा करके और एक अच्छी सरकार चलाने के लिए अगर इंडिया गठबंधन आगे आएगा, तो उसे कहीं ना कहीं हर पार्टी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं किसी राज्य में किसी पार्टी को, किसी राज्य में किसी पार्टी को, और एकजुट रहकर ही अगर आप एकजुट रहे 2024 के चुनाव तक,
तो ही आप एनडीए गठबंधन को हरा पाओगे, वरना नरेंद्र मोदी से टक्कर लेना इतना आसान नहीं है इंडिया गठबंधन के लिए। तो ममता दीदी तो कुछ उधर खींचतान कर रही हैं, नीतीश बाबू की अलग चाहत है कि मैं संयोजक हो जाऊं, अखिलेश जी की अलग चाहत है कि यूपी में कुछ हो जाए, तो इसके ऊपर देखिए अब अगर सबकी चाहत होने लगी तो बस ठीक है, फिर 5 साल और विपक्ष में बैठे रहना, 5 साल और फिर मोदी सरकार को कोसते रहना। मतलब कहेंगे इंडिया के शुभचिंतक हैं। नहीं, शुभ चिंतक वाली बात नहीं है, पर मैं मोदी सरकार से थोड़ा आहत हूँ। जो एक्सपेक्टेशन मुझे थी वो एक्सपेक्टेशन पिछले 9-10 वर्षों में मुझे मिली नहीं है। सच्चाई तो ये है। ये भी नहीं आप मुझे कल के दिन घोषित कर दो कि भाई आप मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, ये वो, मैं हिंदू धर्म से ही हूँ और ब्राह्मण लड़का हूँ मैं, तो ऐसी बात नहीं है कि भाई मैं मोदी के विरोधी हूँ या नहीं, पर मैं मोदी की नीतियों के विरोध में हूँ। व्यक्तिगत विरोध नहीं है, नीतियों का विरोध। नीतियों का विरोध है, बिल्कुल। व्यक्तिगत विरोध क्यों होगा? मैं कौन सा नरेंद्र मोदी जी से कोई पर्सनल मेरी वो थोड़ा है ना, पर हाँ ये है कि नीतियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सरकार मुझे लगता है विफल रही है।